हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेक्शन 125 सीआरपीसी के बारे में। सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस कोई भी पत्नी अपने पति पर दर्ज कर सकती है। यदि आपका बच्चा है तो बच्चे और खुद को दोनों को पार्टी बनाते हुए आपसे आपकी पत्नी खर्चा मांगती है। अब देखिए, खर्चा मांगने का प्रावधान क्या है। खर्चा मांगने का यह है कि पत्नी और जो बच्चा है उन दोनों का स्टेटस वही मेंटेन रहना चाहिए जो कि आपका स्टेटस है। उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आनी चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए यह कानून बनाया गया था। अभी 125 सीआरपीसी में ऐसा तो कुछ है नहीं कि पत्नी कितने समय के बाद खर्चा मांग सकती है। इवन यदि आपकी शादी हो जाती है और आपकी पत्नी आपके साथ रहती भी नहीं है, उस केस में भी 125 सीआरपीसी का केस फाइल कर सकती है। ऐसे भी कई सारे मामले होते हैं जहां पे पत्नी केवल कुछ ही दिन साथ में निवास करी है, 125 सीआरपीसी का केस आपके ऊपर दर्ज कर देती है। यानी कुल मिला के 125 सीआरपीसी का बर्डन केवल आपके ऊपर तभी पड़ जाता है कि यदि आप शादी के बंधन में बंध गए तो अब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई अपनी आपकी पत्नी की, और यदि बच्चा हुआ है तो बच्चे की भी, जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। कोर्ट इस प्रकार से मान के चलती है कि भाई यदि वो आपकी पत्नी है और वो आपका बच्चा है तो बस इतना ही पर्याप्त है, आपके ऊपर उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी आ गई। अब होता क्या है कि 125 सीआरपीसी की पिटीशन में पत्नी के द्वारा बहुत सारी स्टोरी लाइन लिखी जाती है, जिस स्टोरी लाइन के अंदर बहुत सारे एलिगेशंस आपके ऊपर लगाए जाते हैं। आपका कहना होता है साहब ये सब तो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, इवन वो मेरे साथ रही भी नहीं है, 10 दिन तो मेरे साथ रही और उस 10 दिन में भी अधिकतर टाइम वो रहा जब वो अपने मायके में ही रही, बीच बीच में कभी कभी आती थी। तो ये सब चीजें फॉल्स एलिगेशंस क्यों लगा दिए पता नहीं। अब देखिए, सीधी सी बात है, यदि लड़की अपने पति से अलग रह रही है और उसको मेंटेनेंस मांगना है तो उसकी मेंटेनेंस की पिटीशन में उसको ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती। यदि वो सिंपल भी लिखती, छोटी सी पिटीशन बनाती, तब भी उसको भरण पोषण का अधिकार तो था ही। उसके लिए किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर सच में आपके साथ गलत हुआ है ठीक है, फिर तो लिख दो, लेकिन अगर वास्तव में ऐसा नहीं है तो फॉल्सली अगर आप चीजों को लिखती हो तो उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। कारण क्या है कि अगर आप फॉल्स लिखोगी तो कल को केस में आप ही को दिक्कत आनी है, क्योंकि वो चीजें सस्टेन कैसे करोगी, वो चीजें प्रूफ कैसे करोगी। और चलिए ठीक है, भरण पोषण के मामले में तो कोर्ट उन चीजों को नहीं देखेगा, बोलेगा ठीक है पत्नी तो है, ये तो एडमिटेड है, बच्चा है, ये तो एडमिटेड है, पैसा आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपके जो बाकी के केसेज होते हैं जैसे 498 या डीवी वगैरह, उसमें आपको इसका नुकसान होगा, क्योंकि 125 सीआरपीसी में यदि लड़की ने झूठ लिखा है और वो चीजें वहां पे प्रूव हो जाती हैं, कुछ चीजें निकल जाती हैं ऐसी जिससे पता चलता है कि आपने गलत स्टेटमेंट्स दिए, तो उनका बाकी जगह भी यूज हो सकता है। तो इसलिए 125 सीआरपीसी में जो ट्रेंड चल रहा है कि कुछ भी उल्टा सीधा फॉल्स लिखकर, कुछ भी अनाप शनाप लिख करके 125 सीआरपीसी डाला जाता है। एक मामला मेरे पास है, वहां पे लड़की ने 125 सीआरपीसी में लिखा दिया, मेरे पति ने मुझसे जान से मारने की कोशिश करी। तो जब क्रॉस क्वेश्चंस में मैंने उनसे पूछा कि ठीक है आप बता सकती हैं कि कोशिश कब करी थी, डेट मुझे याद नहीं है, किस समय करी थी, टाइम मुझे याद नहीं है, कहां पे करी थी, जी मेरे घर पे करी थी, मेरे को छत से नीचे फेंकने की कोशिश करी थी। अच्छा जी ठीक है, आप बची कैसे? मैं भाग करके ऊपर वाली मंजिल में चली गई थी। आपने पुलिस को कॉल किया? नहीं जी मैंने पुलिस को कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे डराता था। उसके कुछ ही दिन के बाद आप दूसरे शहर में आ गई थी, अपने पेरेंटल होम में आ गई थी, तब आपने पुलिस को कोई सूचना दी इस बात की? कुछ नहीं। लेकिन 125 सीआरपीसी में लिखा है मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश की। तो बताइए इस प्रकार के वेग एलिगेशंस कहीं पे स्टैंड करेंगे? ना आपको डेट पता, ना आपको तारीख पता, ना आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट दी, ना आपका कोई मेडिकल। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजें, और ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे ही बहुत कुछ लिख देती हैं। तो उस पिटीशन के अंदर भी बहुत कुछ है ऐसी चीजें। तो ऐसे में जो लड़का होता है वो मेंटेनेंस से ज्यादा एलिगेशन से घबराने लगता है। स्पेशली जो नए रंग रूट होते हैं, जो इन चीजों में पहले से नहीं पढ़े हैं, वो लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि मेरे ऊपर तरह तरह के एलिगेशन लग गए हैं। देखिए उन एलिगेशन का कहीं से कोई मतलब नहीं है। अगर लड़की कोई भी गलत एलिगेशन लगा रही है तो उसको साबित करना पड़ेगा। सिर्फ मेंटेनेंस तक सीमित नहीं है, मेंटेनेंस तो उसको मिल जाएगा, लेकिन उन एलिगेशंस के बेस पे जो भी वो 125 सीआरपीसी में लगा रही है वो उसमें खुद उलझेगी, खुद फंसेगी, और उसका फायदा आपको बाकी के केसेज में मिलेगा। क्योंकि 125 सीआरपीसी में कोई ये तो है नहीं कि आपकी मारपिटाई उसे साबित करनी है, कुछ और साबित करना है। कानून की दृष्टि में बस उसे यही साबित करना है कि वो आपकी पत्नी है और अलग रह रही है, आप उसका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं तो करिए। लेकिन वो जो भी एलिगेशन वहां लगा रही है, जो भी झूठ बोल रही है, जो भी गलत चीजें बोल रही है, आप ये मानिए वो आपका प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट नहीं है। क्योंकि क्रॉस क्वेश्चंस में भी बहुत कुछ निकलेगा। हो सकता है आपके पास कुछ एविडेंस भी हो सकता है बाकी के केसेज में उसका कॉन्ट्राडिक्शन भी हो जाए। यानी 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के केस में आपके ऊपर लगाए गए एलिगेशन से आपको फायदा ही मिलना है, अल्टीमेटली कोई नुकसान नहीं होना। तो कुल मिला के बात यह है कि 125 सीआरपीसी में एलिगेशन, यानी मेंटेनेंस केस में एलिगेशन देख के घबराया मत करिए, उसको पॉजिटिवली लीजिए। जितनी भी चीजें उसने गलत लिखी हैं उन सब का काउंटर आप उसी केस में उसे निकलवाने की कोशिश कीजिए, बाद में एक सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करना और बाकी के केसेस में डाल देना, तो बहुत आपको फायदा मिलेगा। प्रैक्टिकली इस तरह से बहुत लाभ मिलता है ऐसे केसेस में जहां पे वेग एलिगेशंस होते हैं, फॉल्स एलिगेशंस होते हैं। तो
आपको मैं समझाना चाहता हूं कि 125 सीआरपीसी के झूठे एलिगेशंस को अपने फेवर में यूज करना सीखिए। उससे क्या होगा, आपको बाकी जगह पे डेफिनेटली राहत मिलेगी। थोड़ा सा मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा दोस्तों। अभी मैंने हाल ही में एक नया चैनल स्टार्ट किया है, स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा, और दोस्तों वहां पे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मुझे याद आया जब मैंने सोच पर प्रहार स्टार्ट किया था और मेरे 4-5 सब्सक्राइबर्स थे, व्यू भी नहीं आते थे, तब लोगों ने इस चैनल को पसंद किया था और आज यहां तक पहुंचा दिया, और इसीलिए शायद ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आप तक पहुंचा पाता हूं। अगर आप लोगों ने तो ट्रस्ट नहीं किया होता, विश्वास नहीं किया होता, तो शायद ये नहीं होता। और वही सपोर्ट अब मुझे मेरे दूसरे चैनल पर चाहिए, जिस चैनल का मकसद सिर्फ ये है कि जितने लोग इस प्रकार से परेशान हैं उनको मानसिक शांति मिले, उनको एक आधार मिले और वो टूटने से बचें। तो दोस्तों इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मैं निरंतर कोशिश कर रहा हूं उस चैनल पर भी कंटेंट लाने की, और आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद उस पर भी बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलने वाला है। दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नए चैनल स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा का लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज होता है कि निराशा इतनी हो जाती है कि नए चैनल पर काम करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा प्रयास और समय मांगता है। वो तभी हो सकता है जब आपकी तरफ से हमको रिस्पॉन्स दिखता है। तो आप सबसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आज शाम तक आप सब्सक्राइबर की संख्या काफी बढ़ा देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।